नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उधमपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला है। हालांकि उन्होंने नाम लिए बगैर ही उन पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजा याफ्ता जो जमानत पर बाहर है ऐसे मुजरिम के घर जाकर मटन बनाने की मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बनाकर देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता और ना ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज या नॉनवेज खाएं, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खाना आप किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा के लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर किसको खुश करने का खेल खेल रहे हो। मैं जानता हूं कि मैं जो आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश को सही चीजें बताऊं और मैं मेरा वो कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब मुगल यहाँ आक्रमण करते थे तो उनको राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे उनको संतोष नहीं मिलता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वे मुगलों के जमाने की मानसिकता है ना, उसके द्वारा वे देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीते साल सावन के महीने में राहुल गांधी ने दिल्ली में मीसा भारती के घर पर लालू यादव के साथ मटन बनाया था। राहुल गांधी ने इसका एक वीडियो सावन का महीना खत्म होने के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया था। और इसके अलावा हाल ही में तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ मछली खाते हुए एक वीडियो शेयर किया था। हालांकि उन्होंने इसके साथ तारीख लिखकर ये भी बताया था कि वीडियो नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले का है। लेकिन बीजेपी इस वीडियो के बाद से ही विपक्षी गठबंधन इंडिया पर लगातार हमलावर है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और कुशीनगर से अजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि पुष्पेंद्र सरोज बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से कुशीनगर से विजय कुमार दुबे और कौशाम्बी से विनोद सोनकर मैदान में हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में बीआरएस नेता की कविता को एक और झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि बीआरएस नेता की कविता को कल गुरुवार को सीबीआई ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद आज उन्हें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कविता की 5 दिन की हिरासत की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज शुक्रवार को एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मीसा भारती के पीएम को जेल भेजने वाले बयान पर भी निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि जिसके परिवार पर खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो पीएम के बारे में क्या बोलेगा। पीएम के बारे में है किस तरीके की भाषा बोली गई है। पीएम देश का गौरव है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वो क्या संदेश देना चाहते हैं। जो बोल रहे हैं उन पर खुद और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ऐसे में इस तरीके की भाषा सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना को दर्शाती है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कई दिनों से दिख रहे हैं। बीते कई महीनों से दिल्ली में किसी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही। दिल्ली में आईएएस की पोस्टिंग का कंट्रोल गृह मंत्रालय के पास है। बीते कई महीनों में आईएएस अफसर की पोस्टिंग नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मूल समस्या ये है कि दिल्ली वाले परेशानी का सामना कर रहे हैं। दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि लेकिन जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है, लेकिन उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। वे सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और इसीलिए किसी दूसरे को लाना नहीं चाहते
और इससे दिल्ली का काम बाधित हो रहा है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने पश्चिम बंगाल को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बताया है, जिस पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने जवाब देते हुए उनके दावे को झूठा बताया। दरअसल आज शुक्रवार को एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बीते महीने हुए आईईडी ब्लास्ट के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अमित मालविया ने दावा किया कि ये दोनों अभियुक्त कोलकाता से पकड़े गए हैं और अपने इसी दावे पर उन्होंने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एनआईए ने बेंगलुरु रामेश्वरम कैफे में हुए आईईडी ब्लास्ट के 2 संदिग्धों मुसाविर हुसैन शाजिब और अब्दुल मतीम अहमद को कोलकाता में डिटेन किया है। इनका संबंध कर्नाटक के शिमोगा में आईएसआईएस की सेल के साथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। अमित मालविया के इस दावे को झूठा बताते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक्स पर लिखा कि झूठ चरम पर है। अमित मालविया के दावों से अलग रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के 2 संदिग्ध पूर्व मेदिनीपुर में पश्चिम बंगाल पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस के जॉइंट ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि इसमें बंगाल पुलिस की अहम भूमिका को केंद्र की एजेंसी ने भी सराहा है। पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए कभी भी सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा है। राज्य की पुलिस यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने आज शुक्रवार को अपने 9 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पार्टी ने घोसी लोकसभा सीट से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान, आजमगढ़ से भीम राजभर, एटा से मोहम्मद इरफान, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्र, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य, रॉबर्ट्सगंज से धनवेश्वर गौतम को टिकट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में बारामूला सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं श्रीनगर सीट से रूहुल्ला मेहंदी को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही पीडीपी ने कश्मीर की तीनों लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। प्रत्याशियों का ऐलान करते हुए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया, इसलिए वो अब तीनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर रही हैं। हालांकि दोनों पार्टियों ने जम्मू में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं, अब यहाँ अमन चैन कायम है। अनुच्छेद 370 हटने से बहु बेटियों को हक मिला है। जम्मू कश्मीर में विकास और विश्वास साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ के गांव-गांव तक बिजली पहुँच चुकी है, इसलिए आतंकवाद और अलगाववाद कोई मुद्दे नहीं हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कहते थे कि 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। अब देखिए, जब उनकी यहाँ नहीं चली, जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत जान गए, तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का खेल खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाभ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहती है। इन परिवार चलित पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। पीएम मोदी ने आगे तंज कसते हुए कहा कि इन राजनीतिक पार्टियों का मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली और फॉर द फैमिली है। उधमपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर में वापस राज्य का दर्जा मिलेगा, जम्मू कश्मीर में खुलकर निवेश होगा और यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर भारत और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। इस संकल्प को लेकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ काम कर रहा है और लगातार समय मांगने के बाद भी हमें समय नहीं मिल रहा। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मेरी शिकायत है कि हमारी बात का उत्तर नहीं देते हैं, मिलते नहीं हैं। ये बात मैंने संसद में भी कही है और बाहर भी कही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मेरे 3 सवाल हैं। क्या वीवीपैट स्टैंड अलोन मशीन है? क्या वीवीपैट की कनेक्टिविटी इंटरनेट से है? और वीवीपैट में कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिंह ने पूछा कि इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? हम साल 2023 से समय मांग रहे हैं, लेकिन समय नहीं देते। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग
पूर्ण रूप से पक्षपात तरीके से काम कर रहा है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। इस बीच खबर है कि तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल यहां से बीजेपी नेता विद्या रानी भगवा पार्टी का साथ छोड़ नाम तमिलर काची में शामिल हो गई हैं। बता दें कि नाम तमिलर काची यानी एनटीके ने विद्या को कृष्णागिरी सीट से मैदान में उतारा है। पहले माना जा रहा था कि बीजेपी उन्हें अपने टिकट पर मैदान में उतार सकती है, लेकिन ऐसा ना होने पर विद्या ने पार्टी बदल ली और अब वे एनटीके के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को विद्या के पार्टी से अलग होने का बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि विद्या लंबे समय से राजनीति में एक्टिव हैं और बीजेपी की तमिलनाडु की यूथ विंग की उपाध्यक्ष रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया है। तमिलनाडु के अलावा भाजपा को महाराष्ट्र में भी झटका लगा है। यहाँ से बीजेपी नेता धैर्यशील मोहिते पाटिल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दरअसल बीजेपी ने माड़ा लोकसभा क्षेत्र से रणजीत सिंह निम्बालकर को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसी वजह से नाराज धैर्यशील मोहिते पाटिल ने बीजेपी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद पुणे में उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की, जिसके बाद से अफवाहों का बाजार गर्म है कि वह एनसीपी शरद पवार खेमे में शामिल हो सकते हैं और माड़ा लोकसभा उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।